हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं अपने क्लास 12th का पहला चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर की लेक्चर नंबर 7 होने वाली है, जिसमें हम लोग बच्चे आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराने वाले हैं। थ्योरी वाइज ये चैप्टर मेरे प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 5 में ही समाप्त हो गया था, तो अब हम लोग केवल और केवल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 6 था मेरे प्यारे बच्चों, हमने उसमें एमसीक्यू और वीएसए यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघुत्तरी प्रश्न के बारे में हमने बातचीत किया था। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चे वहां से ढेर सारी चीजों को सीखे होंगे और सब कुछ आपको समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 7 में हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्न यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में मेरे प्यारे बच्चों हम बात करेंगे। ये लेक्चर नंबर 7 है और ये लेक्चर मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होने वाला है। उसके बाद हम लोग अपने दूसरे चैप्टर पे बच्चों पहुंच जाएंगे जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, तो पहले चैप्टर यानी कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का मेरे प्यारे बच्चों ये लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो 3 नंबर में पूछा जाता है और जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 3 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन का काम तमाम करने वाले हैं। तो क्या आप सभी तैयार हैं? हम लोग अपने पिटारे को खोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, इसका एसआई मात्रक लिखिए। ठीक है, ये बच्चों 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिख देनी होती है और इसका मात्रक भी लिख देना होता है। ठीक है, मैं बता रहा हूं ना कि इसी क्वेश्चन को आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक बात है, तो वो एग्जामिनर के मूड पे है कि किस क्वेश्चन को कहां पे वो डिजाइन कर रहा है। क्या पता इसी क्वेश्चन के सामने कोई न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए 3 मार्क्स में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन में रखते हैं। तो क्या आंसर दोगे? हमने सीखा था मेरे प्यारे बच्चों थ्योरी में कि जो विद्युत फ्लक्स होता है वो क्या है। तो कहीं हमारे पास विद्युत क्षेत्र है, कोई स्रोत आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा होगा। उस विद्युत क्षेत्र में अगर हम एक पृष्ठ को लेकर के आते हैं तो हम देख रहे हैं कि उस पृष्ठ से कितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। जितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं उस पृष्ठ से लंबवत गुजरती हैं, उन्हीं रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो परिभाषा में आप इसी बात को लिख देंगे जैसे लिखा गया है। इसलिए मैं पूरा बच्चे कहानी लिख के लाया हूं कि आपको अपने एग्जाम में इतना ही इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, उससे ज्यादा ना उससे कम। समझ में आई बात? चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को मैं अपने प्यारे बच्चों को बता दूं कि वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सेम ही है, आप दोनों में से कुछ भी कह लो। ठीक है, उस पृष्ठ से परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ये होता है। मेरे प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला भी आप लोग लिख दो। क्या? फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, या मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इसी को आगे बढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, और इसको ऐसे डब्बे में बंद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतना काम हो गया आपका बच्चे। क्वेश्चन पूरा कंप्लीट है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, यदि किसी आवेश को घेरने वाली गाउसी सतह यानी कि वही गाउसियन पृष्ठ की बात कर रहे हैं कि त्रिज्या आधी कर दी जाए तो गाउसी सतह से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कैसे बदल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों जो फ्लक्स होता है गाउस के हिसाब से वो क्या है? क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे बच्चों जो फ्लक्स है वो गाउसी सतह के त्रिज्या पे तो निर्भर ही नहीं करता, यानी कि जो फ्लक्स रहेगा वो तो बच्चे वही रहेगा जो पहले था, वो बदलने वाला नहीं है। तो इस बात को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ऐसे लिख देंगे।
कि हम जानते हैं फाई इज इक्वल्स टू ईडीएस इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। तो इस फॉर्मूले से हम लिखेंगे उपरोक्त व्यंजक से स्पष्ट है कि विद्युत फ्लक्स गाउसी सतह की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, अतः गाउसी सतह की त्रिज्या आधी करने पर गाउसियन सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स समान रहता है। फ्लक्स में कोई भी चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये पूरी कथा कहानी थी मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। मैंने अपने प्यारे बच्चों से कहा था कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन जी? कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 3, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, क्यों? ऐसा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमने अपने प्यारे बच्चों को बताया था कि अगर दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट देती हैं तो मेरे प्यारे बच्चों कटान बिंदु पर, या आप कहोगे कि प्रतिच्छेद बिंदु पे मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। चलो मैं बनाने की कोशिश करता हूं, फिगर भी आप बना देंगे। ठीक है, फिगर भी आप बना देंगे। चलो इसको मैं मिटाऊंगा। ये दो हमने वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बना दी है, मान लो। ठीक है, ये दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, हमने इसको बना दिया। आप बना लीजिएगा अच्छे से, ऐसे सुंदर सा फिगर बनाएंगे। ठीक है, ये मान लो दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, एक दूसरे को काट दी, मान लिया। ठीक है, तो इस कटान बिंदु पर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में, ठीक है, और जो हमारे पास ये है ये कहता है वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताता है कि E1 होगा, ये कहता है E2 होगा, ये मान लो कोई बिंदु P है। तो यही बात कह रहा है कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं अगर एक दूसरे को कहीं पे काट देती हैं तो कटान बिंदु पर मेरे प्यारे बच्चों अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, तो आप ये परिभाषा लेंगे और ऐसा फिगर भी नीचे आप लोग आराम से बना दीजिएगा। ठीक बात है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे क्या? हम लोग लिखेंगे कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यदि वे ऐसा करें तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर क्षेत्र की केवल एक ही दिशा नहीं होगी, जो कि निरर्थक है। ठीक बात है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कूलाम का नियम क्या है, इसकी सीमा बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको कूलाम का नियम लिखना होता है। ठीक है, कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है वो मेरे प्यारे बच्चों उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस बात को आप अपनी भाषा में लिखेंगे। ठीक है, जैसा कि सामने लिखा गया है आप इसको पढ़ सकते हैं। तो हम लिखेंगे बच्चों, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या इतनी बात मेरे प्यारे लाल को समझ में आ रही है? हाँ सर, आ रही है। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट हो गया। अब बच्चे मैथमेटिकल फॉर्म इसका क्या है वो मेरे प्यारे बच्चे ये है दोनों बातें कि F समानुपाती Q1 Q2 के, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। F समानुपाती 1/r² के, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। दोनों को मिला दिया तो हम लिखते हैं इसको F बराबर K Q1 Q2/r², जहां पे K को हम कहते हैं नियतांक। ठीक है, फाइनली मेरे प्यारे बच्चों हम K की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट डाल देते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है। इस फॉर्मूले को हम ऐसे घेर देते हैं, यहीं तक हमको बातें करनी है।
आपकी इच्छा हो तो आप मेरे प्यारे बच्चों आगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान बता दो, आप ये भी बता दो एप्सिलॉन नॉट क्या है, आप ये भी बता दो उसका मात्रक क्या है, उसका मान क्या है। ठीक है, तो ये सारी बातें मेरे प्यारे बच्चों आप लोग एक्स्ट्रा इसमें कर सकते हैं, जिससे कि आपको पूरा का पूरा मार्क्स अच्छे से मिल जाए। बाकी आप उतना भी काम करोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, कि के का मान 9 × 10⁻9 होता है, विद्युत बल का मात्रक न्यूटन होता है, एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, और इसका एसआई में मान कितना है बच्चों, इतना है 8.85 × 10⁻12। ठीक है, चलिए अब इसी क्वेश्चन का आधा पार्ट ये भी था कि मेरे प्यारे बच्चों कुलाम के नियम की सीमाएं क्या थी। तो हमने अपने प्यारे बच्चों को समझाया था कि कुलाम के नियम की सीमाओं में सबसे पहली बात होती थी कि जो बिंदु आवेश की बात होती है, कि यहाँ पे जो दोनों आवेश हैं वो कैसे आवेश है मेरे प्यारे बच्चों, बिंदु आवेश। ठीक है, तथा वो गतिशील नहीं है, गतिमान नहीं है, वो मेरे प्यारे बच्चों क्या थे, स्थिर में थे, है ना, विराम में थे। तो वही चीजें यहाँ पे लिख दी जाती हैं। पहला नंबर, यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए ही सत्य है मेरे प्यारे बच्चों, गतिशील आवेशों के लिए नहीं। दूसरा, यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। यह नियम केवल और केवल मेरे प्यारे बच्चों किसके लिए सत्य है, बिंदु आवेश के लिए, ये किसी भी प्रकार के आवेश निकाय के लिए पॉसिबल नहीं है। अगला अगला हमने कहा था कि मेरे प्यारे जो दोनों आवेश होते हैं उनके बीच की दूरी पर भी ये निर्भर कर रहा है। अगर मान लो उनके बीच की दूरी मेरे प्यारे बच्चों फर्मी मीटर तक हो, तब ये आवेश तब ये बल मेरे प्यारे बच्चों वहां पे उपयोगी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे मेरे प्यारे बच्चों नाभिकीय बल लगने लग जाता है। ठीक है, जो कि बहुत प्रबल बल है। ठीक है ना, तो वही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं कि यह नियम 10⁻15 मीटर से कम दूरियों पर लागू नहीं होता, यह केवल अधिक दूरियों के लिए सत्य है। ठीक है, तो ये बातें आप लोग लिख दोगे और आपको मेरे प्यारे बच्चों पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चा लोग, चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत ध्रुव द्वारा अनुभव किए गए बलहागुण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। कुछ याद आ रहा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, उसमें मेरे प्यारे बच्चों हम लोग एक वैद्युत ध्रुव को रखेंगे, उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करेगा, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे लिखता है, बात समझ में आई? तो आप लिखेंगे ऐसे नीचे उत्तर, उसके बाद व्युत्पत्ति, डेरिवेशन का हिंदी होता है व्युत्पत्ति, आप ऐसे हेडिंग डालेंगे, उसके बाद ऐसा सुंदर सा फिगर बनाएंगे। वही 3 स्टेप मेरे प्यारे बच्चों जो हमने आपको बताया कि कोई भी डेरिवेशन हो उसको 3 स्टेप में मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट करना है। पहले फिगर बनाना है, उसके बाद फिगर के बारे में 2-4 बातें लिखनी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्या आप लोग तैयार हो? स्टार्ट किया जाए, चलिए। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, ऐसा फिगर है तो मैं अपने प्यारे बच्चों को फिगर तो बताऊंगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे डर जाते हैं। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आ जाओ, आ जाओ मेरे प्यारे लाल, तुम लोग के लिए कुछ भी है ना, बस तुम लोग मन लगा के पढ़ाई किया करो, है ना, बस आप लोग मन लगा के पढ़ाई किया करो। चलिए, ये सुंदर सुंदर तीर बन गई सर। अब इस तीर में मेरे प्यारे बच्चों एक ऐसे लाइन बनाएंगे, इस पर बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों हम लोग वैद्युत द्विध्रुव। यहाँ पे प्लस वाला आवेश, सॉरी मान लो माइनस रख देते हैं, यहाँ पे माइनस, जैसे वहां बनाया था। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों प्लस वाला आवेश बना देते हैं। अब आपको पता है सर कि ये अगर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये एक समान वैद्युत क्षेत्र इस द्विध्रुव पे क्या लगाएगा, बल आरोपित करेगा। तो कैसे करता है, आ जाओ, ऐसे करता है, प्लस आवेश पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, और माइनस आवेश पे मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है। ये लगेगा F बराबर Q इंटू ई का, इधर भी लगेगा मेरे प्यारे बच्चों F बराबर Q इंटू ई का। ठीक है, दोनों की दिशाएं अलग अलग, परिमाण दोनों का मेरे प्यारे बच्चों सेम। तो हम कहते हैं क्या कि इस वैद्युत ध्रुव पे जो लगने वाला नेट बल है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 0 है। अच्छा, तो मेरे प्यारे बच्चे कहेंगे कि सर क्या कोई और इस पर बल आरोपित हो रहा है जिससे ये गति कर सकता है? तो हमने सीखा था
कि हाँ जी ये मेरे प्यारे बच्चों ऐसे घूमने लग जाएगा, और इस गति को हम क्या कहते हैं बच्चों, घूर्णन गति। क्या गति बच्चे कहते हैं, घूर्णन गति। तो यहाँ पे हम मानते थे कि मान लो ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक बात है। तो अब अपने को टाउ निकालना होता है, ठीक है बच्चे। टाउ क्या है, बल आघूर्ण। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हम जानते हैं कि टाउ बराबर होता है सर बल गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी, ठीक है बच्चा। अच्छा, तो बल तो हमको पता है, बल का मान है F। लंबवत दूरी, तो यहाँ पे मेरे प्यारे जो लंबवत दूरी होगी ना, वो क्या होगा, वो होगा मेरे प्यारे बच्चे, ये जो दोनों बल लग रहे हैं उनके बीच की लंबवत दूरी मुझे चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक रचना बना दी इसमें, जिससे कि मैंने निकाल लेना है इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी। इसको मैंने डॉट डॉट कर दिया, ठीक है। अब मैं कुछ नाम देता हूं, मान लो ये ए है, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो एन है। तो हमको क्या चाहिए बच्चों, बी एन चाहिए। जैसा एकदम डिक्टो फिगर बच्चे ऊपर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों। ये जो हमारे पास वैद्युत ध्रुव है उसकी लंबाई मान लो हम 2a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 2a। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, एफ का मान क्या है, क्यू इंटू ई है। अब हमको बी एन लंबाई चाहिए। तो अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा, आप कहेंगे हाँ जी। तो मेरे प्यारे बच्चों इस थीटा को मैं मिटा देता हूं। अब इसी त्रिभुज से हमको मेरे प्यारे बच्चों बीएन की लंबाई चाहिए। इसी त्रिभुज से हमको बीएन का मान चाहिए कि क्या होगा। तो मेरे प्यारे लाल देख, हम लोग इस वाले त्रिभुज में साइन थीटा लगा लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर मेरे प्यारे बच्चों इस फिगर में हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, बीएन। तो बीएन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस त्रिभुज में हम साइन थीटा लगा देते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे लाल, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि बीएन लंब है और कर्ण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ए बी। तो आप कहेंगे सर बीएन का मान हो जाएगा ए बी साइन थीटा। मैं कहूंगा हाँ सर। तो मेरे प्यारे बच्चों बीएन के बराबर क्या हो गया, ये तो हो गया 2a साइन थीटा। तो बस ये हमारे प्यारे बच्चों के लिए वैल्यू थी बीएन की। तो यही वैल्यू मेरे प्यारे लाल यहाँ रख दे, क्या है, 2a साइन थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों टाउ का मान क्या होगा, क्यू के पास 2a को ले आओ, ले आए जी। इसको लिखो ई साइन थीटा, लिख दिया जी। अब याद करो वो दिन जब हम Q इंटू 2a को मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखते थे, तो मेरे प्यारे बच्चे कहेंगे कि P लिखते थे, जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बोलो याद आ रहा, हाँ सर बिल्कुल। तो ये हो जाएगा PE साइन थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर हम लोग टाउ को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि ये वेक्टर राशि होती है, सदिश राशि होती है, तो वो हो जाता है P क्रॉस E। अगर कोई साइन थीटा है तो मेरे प्यारे बच्चों आपको याद है कि वो होता है क्रॉस का प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये रहा हमारे पास इसका पूरा का पूरा कहानी। कर ले जाओगे, ऐसे सुंदर सा फिगर बनाना है, ऐसे आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों को एकदम आंसर आ जाएगा। बोलो आगे बढ़ूं, चलो। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए, तो हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले ऐसा सर फिगर बनाते हैं, फिगर के बारे में हम लोग कुछ लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे आज मैं बता देता हूं, ऐसे लिखोगे। देखो 2-4 लाइनें आप याद भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है बच्चों को दिक्कत होती है लिखने में, सोचते हैं क्या लिखूं। अरे तो कुछ सोचना नहीं है, इसी फिगर के बारे में आपको लिखना। मैं बता रहा हूं ना, मैं हूं ना तेरे साथ, चल लिखो। कैसे लिखना है, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ए में एक वैद्युत ध्रुव ए बी जिसकी लंबाई 2a है को थीटा कोण बनाते हुए इस वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। लिख लोगे, कोई भारी भरकम चीज बोल रहा हूं, नहीं सर लिख लेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद आप लिख लोगे कि इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस वैद्युत ध्रुव के -q आवेश पर बल
विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में F बराबर Q इंटू ई का लग रहा है, और धनात्मक आवेश पर F बराबर Q इंटू ई का वैद्युत क्षेत्र के दिशा में लग रहा है। फिर नीचे लिखोगे, अतः इस वैद्युत ध्रुव पर कुल बल बराबर 0 तथा ये वैद्युत ध्रुव इस वैद्युत क्षेत्र में बच्चों क्या करेगा, घूर्णन गति करेगा। तो अतः वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, फिर हम लोग निकालने लग जाएंगे ये, अतः बल आघूर्ण बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहां तक की कहानी आप लोग कर ले जाओगे, ठीक है, बोलो कर ले जाओगे ना। हाँ सर, 4 लाइन का तो डेरिवेशन है। हाँ सर, चलिए आगे बढ़ लूं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की कहानी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, और ये 3 मार्क्स में पूछा गया था। जब भी पूछा गया, कभी पूछा गया था जी, देख लो 2024 में 3 नंबर में। अभी हमारे पास 3 नंबर की कहानी चल रही है। तो मैंने आपको बताया कि जो डेरिवेशन है उसको समान रिस्पेक्ट देने का है ना, किसी से भेदभाव नहीं करना है कि नहीं कोई डेरिवेशन बड़ा है कोई डेरिवेशन छोटा है, नहीं, सभी डेरिवेशन को, सभी को मेरे प्यारे बच्चों समान इज्जत दो, ठीक है। क्योंकि वही डेरिवेशन कभी 3 नंबर में पूछ लिया जाएगा, वही डेरिवेशन कभी 5 नंबर में पूछ लिया जाएगा। जब वही डेरिवेशन 5 नंबर में पूछा जाएगा तो उसके सामने कोई आपसे बच्चों नियम या कोई परिभाषा पूछ ली जाएगी, सिंपल सी बात है। अभी आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे। अभी देखो ये वाला जो क्वेश्चन था, ये डेरिवेशन, इसको केवल अकेला अकेला पूछा गया, इसके सामने कोई परिभाषा नहीं लिखी गई। बताओ कहीं लिखा गया है? नहीं ना, सीधा सीधा कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव द्वारा अनुभव किए गए बल आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त किए। तो ये 3 नंबर का है। अगर इसी वाले क्वेश्चन के सामने अगर वो लिख देता कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, ठीक है, उसके बाद ये पूरा लिखता, तो मेरे प्यारे बच्चों यही क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ लेता। समझ पाए? तो क्वेश्चन कैसे फॉर्मेट किया जा रहा है आपके बोर्ड में, उसको आपको समझना पड़ेगा। बात समझ में आई? चलिए, तो इसकी कहानी हो चुकी है। हम लोग आ गए मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण में, है ना। हमने बताया था कि ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन से आंसर मतलब इस वाले क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, कुछ भी पूछ ले, चाहे वेरी शॉर्ट में चाहे शॉर्ट में, लॉन्ग में नहीं पूछता, कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, पहला हमारे पास प्रॉपर्टी क्या जी, वही कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होती हैं, या आप लिख देंगे आरंभ होती हैं, प्रारंभ होती हैं, जो भी लिख दो, ठीक है। दूसरा, ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं या उसके अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं, दूसरी बात हो जाएगी। तीसरा, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये हम लोग अभी करके आ रहे हैं कि कभी नहीं काटती तो क्यों नहीं काटती हैं, ठीक है। तो ये बातें मेरे प्यारे बच्चों आपको याद जरूर रखना है, ठीक है, कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यदि वे ऐसा करें तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर क्षेत्र की एक ही दिशा नहीं होगी, जो निरर्थक है, ठीक है। ये बातें हम लोग वहां पे कर चुके थे। अगली प्रॉपर्टी, अगला गुण क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हमारे पास है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या वैद्युत क्षेत्र के समानुपाती होती है। यानी कि हमने सीखा था जहां पे वैद्युत क्षेत्र पास पास, वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है, जहां पे वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं की मतलब दूर दूर है, वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। बात समझ में आई? अगला, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव आवेश की सतह के लंबवत होती हैं। अगला, विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये सारी बातें हम लोगों ने सीखा था, ठीक है बच्चों। चलो अगला मेरे प्यारे लाल, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और देखो ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, 5 मार्क्स का है क्वेश्चन, ठीक है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया सवाल है। कैसे देखो पूछा गया, देखो आपसे यहां से यहां तक पूछा गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। तो ये बच्चे 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां से यहां तक का जो क्वेश्चन है डेरिवेशन है, और ये 3 नंबर का है, तो 2 + 3 यानी कि 5 नंबर का ये क्वेश्चन बन जाता है आपके। समझ पाए? तो ऐसे आपकी मार्किंग की जाती है। तो सबसे पहले आपको विद्युत ध्रुव को परिभाषित करना है। उसके बाद बच्चों विद्युत ध्रुव की विषुवत यानी कि निरक्षी स्थिति पर आपको मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखना है। किया जाए? बोलो। चलिए,
तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता था, हमने सिखाया था अपने प्यारे बच्चों को कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण वैद्युत ध्रुव के आवेश तथा उनके बीच की जो दूरी होती है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, जिसको 2a या 2l कहते थे, उनके गुणनफल को हम वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि किसी वैद्युत ध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला ये हो जाता है, ये सदिश राशि है, इसकी दिशा -q से +q, इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। ये बातें आप लिख दोगे, आपको 2 नंबर मिल गया। बात समझ में आई? आपको ये बातें लिख देनी है, आपको मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर मिल गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के अगला पार्ट जो कि डेरिवेशन है, तो हम लिखेंगे व्युत्पत्ति। ठीक है, निरक्षी वाला हमको काम तमाम करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा सुंदर सा फिगर बनाते हैं और इसी फिगर के बारे में यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं कि माना एक वैद्युत ध्रुव जिसकी लंबाई 2l है तथा मध्य बिंदु O है, इसके विषुवत रेखा पर एक बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लिख दिया, ये लाइन याद कर लो। ठीक है, तो अब हम उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए ये तो बताऊंगा ना कि कैसे चित्र बनता है। आ जाओ, चित्र से आप लोग बहुत डरते हो, वही डर मुझे खत्म करना है अपने प्यारे बच्चों के अंदर से। चलिए करते हैं। ये मान लो -q, ये मान लो +q। ठीक है, ये इसका मध्य बिंदु O है, निरक्षी रेखा है, तो इस पर एक ऐसा हम लोग लंबवत रेखा बनाएंगे। इस रेखा को मैं डॉट डॉट बना दूंगा। ठीक है, तो इस रेखा पर एक बिंदु मैं P ले लूंगा। ठीक है, इन दोनों से मेरे प्यारे बच्चों मिला देंगे ऐसे लाइन को, इन दोनों आवेशों से इस लाइन को ऐसे मिला दिया, मिल गया। चलो जी, हमने मान लिया कि दोनों आवेशों के बीच की जो लंबाई है वो 2l है। कभी 2a 2l मान लेते हैं। अगर ये मध्य बिंदु O है तो ये बच्चे L हो जाएगा, ये भी L हो जाएगा। बिंदु O से बिंदु P की दूरी को हम R मान लेते हैं, तो आपको ये समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा। तो ये जो दोनों हमारे पास आवेश हैं, मतलब आवेश है -q और +q, बिंदु P से इनकी दूरी हमको क्या दिख रही है, r² + l²। कौड़ी में r² + l²। सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बता दो किसको नहीं दिख रहा, तो बहुत पीटूंगा उसको। सर आप पूछ रहे हैं कि मारने के लिए कह रहे हैं। तो फिगर बन के मेरे प्यारे बच्चों तैयार, फिगर बन के हमारा तैयार हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, दिखा देता हूं, एकदम ऊपर वाला जैसे फिगर है, देख लो आप। ठीक है, चलो आ जाओ, इस फिगर को ऐसे साइड में रखेंगे। अब हम मान लेंगे कि भैया मान लो +q आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र है उसको मैं E1 कहूंगा, और -q का जो आवेश है उसका जो वैद्युत क्षेत्र है उसको मैं E2 कह देता हूं। तो बारी बारी इन दोनों आवेशों से बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जा रहे हैं कैलकुलेट करने। चलो, तो क्या होता है फॉर्मूला होता है 1/4πε0 q/r²। तो q तो दोनों q ही है, तो q, लेकिन r की जगह पे क्या होता है, दूरी, -q से p की दूरी +q से p की दूरी। तो +q से p की दूरी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कौड़ी में r² + l²। तो लिखना इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, वही मेरे प्यारे बच्चों हालचाल इसके लिए भी करना है। तो 1/4πε0 q/r² + l² का होल स्क्वायर। समझ पाए? अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आपको दिख रहा है, क्या आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों E1 और E2 आपस में बराबर है? देख लो, अब हमने परिमाण इनका निकाल लिया, दोनों आपस में बराबर हैं। अब अपना काम है मेरे प्यारे बच्चों इनकी दिशा निकालना। क्या निकालना बच्चों? दिशा निकालना। तो हमको पता है, क्या पता है कि धनात्मक आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर होती है, ऋणात्मक आवेश की तरफ होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों +q1 के कारण E1 था, तो +q से दूर यानी कि इधर हो जाएगा हमारे पास E1 की दिशा, और -q की तरफ यानी कि इधर हो जाएगी हमारे पास E2 की दिशा। अरे बोल हाँ या ना? वाह सर, क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये हो गया हमारे पास E1 और ये हो गया हमारे पास E2। बात समझ में आई? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आई सर। अब हम लोग क्या करेंगे, एक और काम मैं करने वाला हूं। क्या सर? पहले मैं P को मिटाता हूं, अभी लिखूंगा, घबराऊंगा।
मैं क्या करूंगा, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उसके समांतर एक ऐसे मैं एक लाइन बना देता हूं। इससे क्या होगा अभी आपको पता लग जाएगा। ये बिंदु P था, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये जो बिंदु P है ना, इसी पे भसड़ मचने वाला है। तो मैं इसको बाहर अभी करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं कहूंगा कि मान लो ये कोण थीटा बन रहा है, तो बताओ क्या ये भी कोण थीटा होगा, उसी हिसाब से ये भी कोण थीटा होगा। आप कहेंगे हाँ सर, इतनी बात तो मैं मान लूंगा, मानना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या करूंगा, वही बिंदु P मैं यहाँ पे बनाऊंगा अपने प्यारे बच्चों के लिए, ठीक है। यहाँ पे मेरा बिंदु P हो जाएगा, और जो दोनों वेक्टर थे जैसे थे वैसे मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए बना देता हूं। ये हमारे पास E1 है, और ये हमारे पास E2 है, ठीक है। और ये हमारे पास एक समांतर रेखा मतलब ये है, जिसको हम क्षैतिज रेखा कह देंगे। बात समझ में आई। और मेरे प्यारे बच्चों एक और लाइन में बनाऊंगा जो कि ऊर्ध्वाधर लाइन होगी, ऐसा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर लाइन, ठीक है ना। बात समझ में आई। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं ये भी चाहता हूं कि इसको मैं डॉट डॉट बना दूं। बना दो, बना दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये मतलब हमारे पास क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं हो गई, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्षैतिज कहते हैं, और ये मेरे प्यारे बच्चों ऊर्ध्वाधर है। इतना तो आपको पता ही है, ठीक है बच्चे। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा काम क्या है, ये हमारे पास E1 था, ये हमारे पास E2 है। अब E1 E2 यहाँ पे थीटा कोण, यहाँ पे थीटा कोण, तो ये जो थीटा थीटा कोण बनाना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि इन दोनों का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए हम लोग करते हैं इसका काम तमाम। E1 का बता, क्या E1 cos थीटा इधर होगा कि नहीं होगा। आप कहेंगे हाँ सर। अच्छा, E1 sin थीटा इधर होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा सर। वाह सर, क्या बात है, क्या बात है सर। E2 cos थीटा इधर होगा कि नहीं होगा। होगा सर। और मेरे प्यारे बच्चों E2 sin थीटा इधर होगा कि नहीं होगा। होगा सर। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। मेरे प्यारे बच्चों अब हमको इस फिगर को ना देख करके यही फिगर देखना है बस। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आप कहेंगे हाँ सर आ रही है। तो मैं क्या करता हूं, इस फिगर को, अरे रे 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 रे, मैं इस फिगर को ऐसे घेर दूंगा, ठीक है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। बात समझ में आई। ये अलग हमारे पास फिगर है। चलिए, ये आपको समझाने के लिए। अब आपको बच्चे देखना है कि बिंदु P पर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है कि हमने यहीं पे नीचे लिखा कि E1 E2 आपस में बराबर हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जब E1 E2 बराबर है तो क्या E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को कट्टी पिट्टी कर देंगे। आप बोलेंगे हाँ। क्यों? क्योंकि दोनों का मान बराबर, दोनों एक दूसरे के विपरीत, दोनों का मान बराबर, दोनों एक दूसरे के विपरीत। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे मान लो मैं हूं, मेरे ऊपर 5 न्यूटन धन लग रहा है, कोई लगा रहा है, मान लो राजू लगा रहा है। मेरे ऊपर 5 न्यूटन का इधर मान लो कोई रामू लगा रहा है, ठीक है। तो राजू और रामू दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं और बराबर लगा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ मैं कहीं जाऊंगा क्या। तो आप कहेंगे सर नहीं जाएंगे। आप कहेंगे सर कहीं नहीं जाएंगे, आप ऐसे ही रहेंगे, मौज करेंगे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों जब E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा आपस में बराबर हो गया तो ये कहीं नहीं जाने वाला, यानी कि इधर तो बच्चे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है, खत्म है। अब बचा केवल बच्चे क्षैतिज। तो क्षैतिज में दोनों एक दूसरे के साथ साथ हैं। E1 cos थीटा E2 cos थीटा, तो क्या दोनों जुड़ जाएंगे। आप कहेंगे हाँ सर। तो बस कहानी खत्म, खेला हजम। तो मेरे प्यारे बच्चों देख हम लोग लिखेंगे E नेट बराबर क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों देख अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे सर, अब हम करेंगे भैया E1 E2 तो बराबर ना। तो अगर E1 E2 बराबर, तो मेरे प्यारे बच्चे बता क्या इसको मैं 2E1 cos थीटा लिख सकता हूं। बोलो, यहीं से, क्योंकि E1 E2 बराबर,
तो E1 E2 बराबर, तो भैया E2 E1 cos लिख दूं तो कौन सा हर्ष हो जाएगा? रोने लग जाओगे? नहीं सर, अब तो हम बड़े हो गए, नहीं रोते। चलो अच्छी बात है। तो ई नेट बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे E1 का मान बता, E1 का मान बता। ये रहा E1 लिख लो चाहे E2 लिख लो, दोनों का मान तो सर बराबर है। तो 1/4πε0, गलत बात गलत बात, थोड़ा सुंदरता बनाइए सर, सुंदरता। 1/4πε0 क्यू बाय √r² प्लस L² का होल स्क्वायर, ये क्यू हो गया। अब बच्चे cos थीटा बचा है, cos थीटा भी तो भैया बचा है, उसका भी काम तमाम करो। तो आ जाओ फिगर में आते हैं, फिगर में आते हैं, फिगर में आते हैं, cos थीटा का काम तमाम करते हैं। देख इसी फिगर को आप देखो, यहाँ पे cos थीटा अप्लाई कर ले, cos का क्या होगा जल्दी बता दो। इसी फिगर को देखना, बाकी कुछ नहीं देखना है, बता cos का क्या होगा। आप कहेंगे सर cos का होता है आधार बटे कण, आधार क्या है बच्चे? L है, और कण क्या है? कड़ी में r² प्लस L²। सर रहम कर दो। हाँ बच्चे रहम कर दिया, बस इसी cos का मान यहाँ पे आपको रख लेना है मेरे प्यारे बच्चे, कड़ी में r² प्लस L²। डर लग रहा है क्या? नहीं, डरने का नहीं, डरने का नहीं, मैं हूं ना। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करना है, बस आराम से कैलकुलेशन करते जाओ। 2 गुणे चल एक लाइन खत्म करता हूं, मैं तो आप कहेंगे बहुत बड़ा हो गया। चल मैं करता हूं 1/4πε0 एक साथ, और इसको मैं लिख दूं Q इंटू 2L, तो डर जाओगे। आप कहेंगे नहीं सर, ये 2L के पास हो गया, और नीचे देख इसका स्क्वायर करोगे तो केवल बचेगा r² प्लस L²। अरे हाँ या ना बोल। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, देख r² प्लस L², क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या कि पावर हाफ? कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आप कहेंगे नहीं सर एकदम सही है, अगर कड़ी में है तो उसके पावर हाफ लिख सकते हैं। तो बहुत सही ना बच्चे, जब मेरे प्यारे बच्चे यहां तक नहीं डरे तो मेरे प्यारे बच्चे बहुत ही बहादुर हैं। तो Q इंटू L क्या हो जाएगा बच्चे, सॉरी Q इंटू 2L, ये हो जाएगा सर P। क्या हो जाएगा बच्चे? P मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो मेरे प्यारे बच्चे अब देखो क्या होगा, इसके पावर 1, इसके पावर हाफ, आधार समान है तो घाते क्या होती हैं? घाते सर जुड़ जाती हैं। तो 1 प्लस हाफ कितना होता है? 3/2। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, बहुत सही सर। अब बच्चे हम कुछ यहाँ पे मचमचाना चाहते हैं, तो मचमचाएंगे क्या? अरे वही याद करो वो दिन, हम जानते हैं कि R इज मच मच ग्रेटर देन L, यानी कि R L से बहुत बड़ा है ना बच्चों। तो जब बहुत बड़ा है भैया तो क्या होगा, जो L होगा वो 0 बन जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से हम लोग E का मान लिखेंगे 1/4πε0, ये हो जाएगा P। L अब 0 बन गया, L अब 0 बन गया, तो क्या हुआ? r², ये हो जाएगा 3/2। अरे बोल हाँ या ना? ठीक है ना? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। 1/4πε0 ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों r² के पावर 3/2। 2 से 2 कट्टी पिट्टी हो जाता है तो बचता है सर r के पावर क्यूब, और यही मेरे प्यारे बच्चों के लिए फाइनल एक्सप्रेशन है। सर चलो फाइनली तो खत्म हुआ बवाल। चल बवाल तो खत्म हो गया बच्चे, P/RQ। ठीक है, तो ये हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन है इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो ऐसे 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 करेंगे और आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसा फिगर बनाएंगे और ये 2-4 बातें लिखेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन मेरे प्यारे बच्चों मैंने अपने प्यारे बच्चों को बता दिया। E1 E2 हो गया, तो ऊर्ध्वाधर वाला कट्टी पिट्टी हो गए, केवल और केवल क्षैतिज में बचे थे। तो E1 cos E2 cos दोनों को जोड़ दिया, यहां तक पहुंच गए। कॉस्टा का मान इतना है, कॉस्टा का मान रख लिया, कैलकुलेशन किया, ठीक बात है, सब कुछ कर चुका हूं। उसके बाद Q/12 सब कुछ रख दिया, R बहुत बड़ा है तो L छोटा हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर मेरे प्यारे बच्चों ये है, दोनों याद कर सकते हैं ये। अब देखो यहाँ पे P कैप लिखा हुआ, P कैप मतलब
वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के दिशा के हिसाब से हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा को देख रहे हैं, तो वो माइनस चिन्ह क्यों है? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा अलग है और विद्युत क्षेत्र जो नेट विद्युत क्षेत्र है वो अलग दिशा में। दिखा देता हूं, देख इस फिगर में देखो, जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है ना, आप कहेंगे हाँ, और इस विद्युत इस वाले क्षेत्र, इस वाले फिगर में जो हमारे पास टी है वो ए दिशा में है, और ये बच्चों क्या है, ई नेट दिशा। एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं, आप कहेंगे हाँ जी। अरे बोल, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण माइनस क्यू से प्लस क्यू ना, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत। जब इसके दिशा में लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन इसलिए मैं लिखा हूं। समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। क्वेश्चन नंबर 8, और मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके एग्जाम में 2024 का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन क्या पूछता है? देखो वही पैटर्न, मैंने कहा ना कि कोई नियम या कोई परिभाषा पूछ लिया जाएगा उस डेरिवेशन के आगे, उसके बाद कोई डेरिवेशन, तो वो 5 नंबर में। देख जैसे इस वाले क्वेश्चन को देख, देख भैया, यहां से यहां तक इसने पूछा कि गॉस का नियम लिखिए 2 नंबर का। ठीक बात, कितने नंबर का बच्चे? 2 नंबर का सर। अच्छा, आगे मेरे प्यारे बच्चों यहां से यहां तक की बात है, और वो 3 नंबर का। ये क्या है? इस नियम का अनुप्रयोग करके एक समान रूप से आवेशित अनंत समतल शीट के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। वही अनंत लंबाई का जो समतल चादर था, समतल शीट था, कुछ भी कह लीजिए, वही मेरे प्यारे बच्चों डेरिवेशन है, जिसमें आपका आता था वैद्युत क्षेत्र ई बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे बोल, कुछ याद आया? किया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको गॉस का नियम हेडन डालना है, उसके बाद गाउस का नियम लिख देना है। गाउस का नियम क्या था कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स मेरे प्यारे बच्चों उस पृष्ठ पर उपस्थित या उस पृष्ठ के भीतर लिख सकते हैं उपस्थित कुल आवेश का 1 बटे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे पास परिभाषा है, मतलब उसका नियम है, आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, और इसका फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। बोल, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है सर? ठीक है ना? चल, अब 2 नंबर आपका काम हो चुका। अब 3 नंबर के काम के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग सबसे पहले ऐसे फिगर बनाएंगे और हेडिंग डालेंगे कि एक समान आवेशित अनंत समतल चादर या सीट कहेंगे इसको, ठीक है, के कारण विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले ऐसा फिगर बनाते हैं। फिगर में मेरे प्यारे बच्चों हमने बनाया था कि ये इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट, मतलब अनंत समतल चादर है, ठीक है। तो हमको बिंदु P पे बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस चादर के कारण। तो हम क्या करते थे मेरे प्यारे बच्चों, बिंदु P से होता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। कुछ याद आ रहा है? गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। तो ये जो बेलन दिख रहा है ये क्या है? गॉसियन पृष्ठ है। अब इस बेलन के कितने पृष्ठ हैं? तो आपको पता है कि किसी भी बेलन का, मान लो ये गिलास है, ठीक है, ये बेलन है, तो ये नीचे वाला एक पृष्ठ, ऊपर वाला 2 पृष्ठ, और ये एक वक्र पृष्ठ। तो बेलन के 3 पृष्ठ होते हैं। तो नंबर 1, नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों ये नंबर 3 है, ये जो हमारे पास तीर दिखाया गया है, ठीक है, मान लो यहाँ पे नंबर 3 है। अब इन तीनों के लिए मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या करना है? थीटा ज्ञात करना है। क्या? थीटा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। तो यहाँ पे थीटा दिख रहा है 0 डिग्री, यहाँ पर भी थीटा दिख रहा है 0 डिग्री, यहाँ पे मेरे प्यारे जो थीटा क्या दिख रहा है? 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स निकालना चाहते तो मान लेते हैं किसी भी अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो डी फाई ई है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? डी फाई ई। तो उस डी फाई ई का फॉर्मूला क्या बनेगा? वो बनेगा ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन हमको तो पूरा चाहिए ना, हमको तो पूरा चाहिए, तो हम पूरे के लिए हम लिखेंगे फाई ई, और उसको मेरे प्यारे बच्चों पूरे सरफेस के लिए क्या करूंगा? समाकलन कर दूंगा। तो मैं उसको लिखूंगा 1 का, फिर मैं लिखूंगा उसी का 2 का, फिर मैं उसकी लिखूंगा 3 का। बात समझ में आई? चलो लिखने जा रहे हैं हम लोग। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चे। तो डेरिवेशन में सबसे पहले फिगर, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों उसके बारे में 2-4 बातें, फिर हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते। तो लिखेंगे फाई ई बराबर, चलो इसको मैं ऊपर कर लूं फिर दिखाऊंगा बाद में जब जरूरत पड़ेगा। लिखूंगा ई डी ए कॉस थीटा, ये पहले वाले सतह के लिए। दूसरे के लिए वही ई डी ए कॉस थीटा, तीसरे के लिए वही ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है।
चलो नेक्स्ट लाइन भी वही होगी, बस हम लोग क्या करेंगे, इसमें थीटा का मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री। जैसे लिख रहा हूं वैसे ही आपको भी करना है। ये ई डी ए कॉस 0 डिग्री प्लस ये भी हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री। ठीक है, ये तीसरा हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों सबका मान रखो। तो सबका मान रख लिया हमने। अब फाई क्या बना, ये बना पहले का ई डी ए, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 है, लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। दूसरे का ही बना ई डी ए, लिखने की जरूरत है क्या, इसका हो गया 0 कॉस 90, सॉरी ये 90 था भैया, 90 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 90 0। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो केवल बचा 1 और 2 का, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 2 ई डी ए, क्योंकि दोनों का आप जोड़ दो। अब 1 और 2 हो गया खत्म कहानी। ठीक है, अगली लाइन में मेरे प्यारे बच्चों हम इसको लिख सकते हैं 2 ई बाहर आ गया, अंदर बचा डीए, डीए 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 ऐड करेंगे क्या बनेगा, ए बन जाएगा। बात समझ में आई। तो ये हो जाएगा 2EA समीकरण नंबर 1। बात समझ में आया। अच्छा, अब हमको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि फाई ई बराबर गॉस के नियम से होता था Q बाई एप्सिलॉन नॉट। जब हम यहाँ पे समतल चादर की बात कर रहे हैं तो इस पे आवेश का वितरण कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, पृष्ठ में यानी कि क्षेत्रफल में। तो हम यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा का बच्चे काम लाएंगे। तो हम लोग Q के जगह पे बताओ सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं। आप बोलेंगे हाँ कैसे, क्योंकि हम जानते हैं सिग्मा बराबर होता है Q बाई ए, तो Q के जगह पे सिग्मा इंटू ए। ठीक बात, चलो बहुत सही। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, दोनों फ्लक्स बच्चे हैं तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे 2EA बराबर का सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही। हमको विद्युत क्षेत्र ही तो ज्ञात करना है, तो हम विद्युत क्षेत्र ई बराबर लिख सकते हैं सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट 2A। ठीक है, या ऐसे लिख लो 2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आपको दिख रहा है सर ए से ए तो कट्टी पिट्टी, तो हाँ बच्चे कट्टी पिट्टी हुआ। तो हमारे पास बचा ई बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यही मेरे प्यारे बच्चों आपका फाइनल एक्सप्रेशन है। कहानी खत्म, पैसा हजम। ठीक है, चलो तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास था इस वाले क्वेश्चन का पूरा डेरिवेशन। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमेशा वही कि सबसे पहले फिगर बनाएंगे, फिगर के बारे में 2-4 बातें लिखेंगे। यहाँ पे 2-4 बातें लिखी गई हैं फिगर के बारे में। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन हम लोग सभी सरफेस का अलग अलग हम क्षेत्र वो निकाल लिए, कोण निकाल लिए, उसके बाद लिख दिए। फिर कैलकुलेशन जैसे वहां पे किया गया है सेम टू सेम यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है बच्चे, और लास्ट में हमारा ये आंसर आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई, आ गई सर। तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आज की क्लास का। अब मेरे प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और ये क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और ये जैक 2025 में पूछा गया सवाल है। आप देख पा रहे हैं कि सभी सवाल मेरे प्यारे बच्चों लगभग PYQ क्वेश्चन ही है, और ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई पूछा जाएगा हर एक साल। क्वेश्चन कहा था गॉस के नियम द्वारा किसी बिंदु पर समान रूप से आवेशित गोली खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। 3 जगहों पे, खोल के बाहर, खोल के सतह पर, खोल के अंदर। और आगे कहा था कि केंद्र से दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन को दर्शाने वाला एक ग्राफ खींचिए। ये क्वेश्चन है, ये आपके जैक मॉडल क्वेश्चन का भी पेपर था इस साल का, और एग्जाम में भी पूछ लिया गया है। ठीक है बच्चों, चलो तो मेरे प्यारे बच्चा लोग याद करो बच्चों लेक्चर नंबर 5, जिसमें हमने लास्ट में ये वाला डेरिवेशन किया था कि किसी गोली कोष या गोली खोल हम लोग कहते थे, उसके कारण मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो 3 जगह निकालते हैं, बाहर, सतह पर और अंदर। तो सबसे पहले ऐसा फिगर बनाएंगे। ये हमारे पास गोली खोल है जिसका केंद्र O है, उसकी त्रिज्या कैपिटल R है। सबसे पहले हम बाहर वाले बिंदु P पर निकालते हैं। तो जिस बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, वहां से हम लोग गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। तो ये हमारे पास गॉसियन पृष्ठ है।
और आपको पता कि खोखला गोला है तो जो भी आवेश दोगे उसके केवल बाहर बाहर सतह पर रहेगा, अंदर तो खाली स्थान है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात होती है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे यहाँ पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट डीए, क्षेत्रफल अवयव, तो उसकी दिशा इधर होगी, ठीक बात है, बहुत सही। तो ये हमारे पास डीए वेक्टर, उधर ही मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, यानी कि ई होगा। थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों बस यहीं से चीजें स्टार्ट होती हैं और कहानी खत्म होती है कि मान लिया उससे जो फ्लक्स गुजरेगा डीए से, वो गुजरेगा डी फाई ई, वो क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। अगली लाइन डी फाई ई क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कॉस 0 डिग्री। अगली लाइन है ना, कैलकुलेशन में कर रहा हूं बाहर वाले के लिए, ये हो जाएगा ई डी ए, ठीक है बच्चा। अच्छा, हमको तो कुल फ्लक्स से मतलब है, तो हम लिखेंगे फाई ई बराबर इंटीग्रेशन डी फाई ई, ठीक है बच्चा। अब डी फाई ई का मान यहाँ पे रख दो, तो फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए हो जाएगा। ई मेरे प्यारे बच्चों बाहर आ जाएगा, ई बाहर आ जाएगा, ठीक है, या उसका मान हमको पता है तो अभी डाल देंगे, ठीक है। सॉरी, ई का मान नहीं पता है, ई का मान तो निकालना है, डी ए। अब मेरे प्यारे बच्चों डीए 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 क्या है, डीए तो बच्चा जो गॉसियन सरफेस है उसका क्षेत्रफल ना। तो गॉसियन सरफेस क्या है बच्चों, गोला है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर, तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन डीए हमारे पास क्या बनने वाला है, फाई ई बराबर ई गुड़े 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1, सिंपल सी बात। हमेशा बार बार मैं तो यही कह रहा हूं ना। अब हम लोग जानते हैं कि गॉस लॉ अप्लाई होने वाला है, तो हम जानते हैं कि ये होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2, फिर समीकरण नंबर 1 और 2 से, 1 और 2 से। तो मेरे पास फ्लक्स फ्लक्स दोनों बराबर, तो बराबर कर लो, तो हमारे पास हो जाएगा ई गुड़े 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। यहां से हम ई निकालेंगे क्योंकि हमको तो वही चाहिए। तो ई क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अरे सर, ये तो बच्चा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का ही फॉर्मूला आ गया। आप कहेंगे हाँ सर क्यों, क्योंकि गोले को अगर बहुत दूर से देखोगे तो मेरे प्यारे बच्चों वो आवेशित गोला हमको बिंदु आवेश ही लगेगा, इसलिए फॉर्मूला आया है। अच्छा, क्या यहीं तक छोड़ दें, नहीं जी। हम जानते हैं कि जब आवेश का वितरण मेरे प्यारे बच्चों एरिया में हुआ है, क्षेत्रफल में हुआ है, तो वहां पे हम सिग्मा डालेंगे। सिग्मा क्या होता है, क्यू इंटू ए के बराबर, ठीक है। अच्छा, तो क्यू ए क्या होगा, उसी गोली कोष का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या बच्चों कैपिटल आर है, तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अभी इसी सूत्र में हम लोग क्यू के जगह पे ये फॉर्मूला डालेंगे, तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू के जगह पे क्या डालेंगे, गड़बड़ 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 गड़बड़, ये यहां से ऐसे होगा ना कि Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए होता है, तो ये Q है, ठीक है, और ये सिग्मा है और ये ए है। बात समझ में आई, कहां से लिखा है, यहां से कि सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाई ए होता है, तो क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा ए हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे क्यू की जगह पे सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर। आपको दिख रहा है सर 4 पाई से 4 पाई कट्टी पिट्टी हो गया, चलो जी अच्छी बात हुई। तो हमको विद्युत क्षेत्र मिल गया कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है बच्चे, ये स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसको हम लोग घेर लेंगे, ये हमारे पास बाहर के लिए वैद्युत क्षेत्र हो गया, ये बाहर के लिए था, हमने बाहर के लिए निकाल लिया, ये पहला। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों सतह पर क्या होगा, जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। कैसे, आ जाओ फिगर में समझा देता हूं, सारा यही कर लेता हूं, फिर साफ साफ दिखा दूंगा। देख, अभी बिंदु P यहां था, अभी बिंदु P कहां था बच्चे, यहां पे था, ठीक है। अब बिंदु P मेरे प्यारे बच्चों मान लो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर नहीं हुआ, तो हो गया, तो बस। तो अब क्या करूंगा मैं, इसी सूत्र में
ये दोनों वैल्यू मतलब पुट कर दूंगा। तो इसलिए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख लो, तो दोनों फिर से कट्टी पिट्टी हो जाएंगे। तो इसलिए ई का मान हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आई बात? तो ये हमारे पास सूत्र हो गया। अब मेरे पास तीसरा जगह है हमारे पास अंदर, अंदर के लिए। तो अंदर के लिए मेरे प्यारे बच्चों चलो मैं एक फिगर बना ही दूं यहीं पे, कहां जाऊं फिगर के लिए, यही फिगर बन जाता है। ये हमारे पास वही गोली कोष है जिसका बिंदु ओ है, त्रिज्या मेरे प्यारे बच्चों कैपिटल आर है। मान लो अब बिंदु पी हमने यहाँ पे ले लिया, तो गॉस साहब कहते हैं कि भैया जहां पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वहां पे हमको एक गॉसियन पृष्ठ बनाना है। तो ये हमारे पास जो नीला कलर है बच्चों, मान लो ये गॉसियन पृष्ठ है। अच्छा बताओ, अंदर तो खाली है ना, तो यानी कि अंदर तो चार्ज ही नहीं है। जब चार्ज नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र नहीं, तो इसलिए ई बराबर यहाँ पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सिंपल सी बात है। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई? आनी चाहिए, ठीक है। तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों इस वाले क्वेश्चन का पूरा डेरिवेशन, बाहर, सतह पर और अंदर। चलो मैं साफ साफ आपको ये वाला डेरिवेशन दिखा देता हूं, ठीक है। तो बाहर वाले के लिए हम लोग कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, सारी बातें लिख दी गई हैं, है ना। तो एक ही बार हम लोग क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर का, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिग्मा डालते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है। अभी सब कुछ मैं किया था, आप देख पाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग सतह पर बात करते हैं, तो आर बराबर आर हो जाता है। यहाँ पे आर की जगह पे स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर डाल दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू हो गई, और क्या, ठीक है। बहुत सही सर। उसके बाद मेरे पास अंदर के लिए बात करते हैं, तो अंदर के तो बच्चे ये तो क्यू ही 0 है, तो जब क्यू 0 तो वैद्युत क्षेत्र 0, सारी बातें यहाँ पे लिख दी गई हैं, ठीक बात। तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 का पूरा कहानी था। अब एक कहानी इसमें थी कि बच्चों पूछा गया था क्वेश्चन में, मैं दिखा दूं, पूछा गया है कि ग्राफ खींचिए। तो ग्राफ वाला पार्ट बचा हुआ है, चलिए ग्राफ वाला पार्ट देखा जाए। ये रहा मेरे प्यारे बच्चों इसका ग्राफ, ठीक है, कि केंद्र से दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन को दर्शाने वाला जो ग्राफ है मेरे प्यारे बच्चों, ये ग्राफ है, ठीक है। बात समझ में आई? ये हमारे पास ग्राफ है कि अंदर तो वैद्युत क्षेत्र 0 है और त्रिज्या आर पर मेरे प्यारे बच्चों सबसे मैक्सिमम है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूरी आर के साथ जो वैद्युत क्षेत्र है वो ऐसे घट रहा है, ठीक है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों इसका ग्राफ है, इस ग्राफ को जरूर आप याद रखेंगे। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ में आना चाहिए। तो ये थी मेरे प्यारे बच्चों इस वाली क्लास की पूरी कहानी। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चे अच्छे से सारी बातें अच्छे समझ पाए होंगे, और इस वाले लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों हर साल यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके लिए भी यही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये वाला चैप्टर थ्योरी वाइज और क्वेश्चन वाइज सब कुछ समाप्त हो चुका है पूरी तरीके से। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों अपने दूसरे चैप्टर से चीजों को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मेरे प्यारे बच्चों क्वेरी हो, डाउट हो, तो मेरे प्यारे बच्चों आप हमारे फिलो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां हम आप लोग किसी भी एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ जुड़ करके मेरे प्यारे बच्चों अपने हर एक समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो इस सुविधा का लाभ आप लोग जरूर उठाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो इसी के साथ मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।